जो मेनली किसके लिए है, स्पेसिफिक मैनेजमेंट नीड्स के लिए बनाया गया। मतलब जिस तरह का हमको डिसीजन लेना है उसके हिसाब से रिपोर्ट्स बना लिए, जैसे बजट रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, फोरकास्ट आगे का भविष्यवाणी के लिए कि अगले साल मेरा कितना होने का हम लोग अनुमान लगा पा रहे हैं, है ना। तो स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेनली फॉलो करते हैं क्या, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, या IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जैसे इंडिया में ICAI रिलीज करती है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, है ना, और इंड AS जो आप लोग पढ़े भी हैं, है ना, इंडिया का जो IFRS के हिसाब से बनाया गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IND और AS जो बोलते हैं, इंड AS, है ना। तो वो सब फॉलो करते हैं हम लोग इसमें। कॉस्ट अकाउंटिंग में मेनली क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए जो स्टैंडर्ड्स है, जैसे अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड्स है उसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग का भी स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, अगर वो जिस कंपनी पे अप्लाई होता है, जहाँ अप्लाई हो रहा है तो उनको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। लेकिन इसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब उतना जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एकदम प्रिसाइसली बोला गया है, इसमें भले ही, ठीक है, तो इसमें बताया कि थोड़ा फ्लेक्सिबल है ये। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग नॉट बाउंड बाय एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स, तो क्योंकि ये तो कंपलसरी ही नहीं है, है ना, तो वैसा स्टैंडर्ड्स के प्रति स्ट्रिक्ट, ठीक है, स्ट्रिक्टली कॉम्प्लाई करना है हमको, वैसा नहीं है। इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी इसमें की फीचर है, क्योंकि ये तो अपने हिसाब से है ना। फिर टाइम फोकस इन एनालिसिस, तो मेन क्या टाइम फोकस रहता है इसमें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए एम्फेसाइसेस हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डेटा फॉर रिपोर्टिंग पर्पसेस। तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डेटा मतलब जो मेरा ट्रांजैक्शन हो गया, जो चीज़ हो गया, उस पे मेन फोकस रहता है, क्योंकि उसी को तो रिपोर्ट करते हैं ना, उसी का तो हमारा रहता है कितना खर्च हुआ, वेजेस पे, सैलरी पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, अलग अलग चीज़ों पर। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें एनालाइज करते हैं हम लोग दोनों, हिस्टोरिकल भी और फ्यूचर कॉस्ट को भी कंट्रोल और इम्प्रूव करने के लिए एफिशिएंसी। ठीक है, मतलब पुराना वाला भी देख लिया और आगे अभी कितना बढ़ रहा है कॉस्ट, उससे क्या मेरा पोजीशन बनेगा, कितना हमको कंट्रोल करना चाहिए ताकि हम अपना पोजीशन को और अच्छा कर सकें। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसका मेन फोकस कहाँ होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड एनालिसिस पर, आगे की तरफ, है ना, ताकि हम डिसीजन ले सके आगे का सोच के। एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल ओरिएंटेशन, देखिए ये तो जैसे हम लोग पढ़ रहे जनरली किसके लिए है, मेनली एक्सटर्नल, है ना, तो एक्सटर्नली ओरिएंटेड है, वहाँ झुका प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर पार्टीज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टली जुड़े नहीं, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ना, वो पैसा लगा हुआ है उनका या किसी तरह वो जुड़े हुए हैं, या सरकार ही, जो सरकार क्यों रिपोर्ट मांगता है कि वो देख पाए क्या पोजीशन है, आप सही से टैक्स भी जमा कर रहे हैं कि नहीं, ये सब अलग अलग चीज़ है। फिर ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनली ओरिएंटेड है। ठीक है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन चाहिए इन्वेस्टर को, या जो इन्वेस्ट अभी तक नहीं किया लेकिन वो देखेंगे तब ना कि कैसा पोजीशन है, तब ना हम इन्वेस्ट करें, परफॉर्मेंस कैसा है कंपनी का फाइनेंशियली, प्रॉफिट लॉस कैसा है, ऐसे लायबिलिटी कैपिटल का क्या पोजीशन है, कैश फ्लो का क्या पोजीशन है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसीलिए एक्सटर्नल को ज़्यादा केंद्रित करके वो है ना, क्योंकि वो तभी तो अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, या इन्वेस्टमेंट किए हैं तो और करे कि नहीं करे वो समझ पाएंगे। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग, ये तो बाहर वाले को क्या मतलब है कि कितना मेरे को अभी बनाने में लग रहा है ना, तो इसलिए ये मेनली इसका फोकस कहाँ होता है, इंटरनली, है ना, कि इंटरनल प्रोसेस और कॉस्ट को हम कितना अच्छा कर ले जिससे मेरा कम कॉस्ट में अच्छा हम प्रोड्यूस करें, अच्छे क्वालिटी का। ठीक है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें हम लोग मेनली किसके लिए, तो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि डिसीजन लेना है, डिसीजन बाहर वालों को थोड़ी लेना है, ये तो ऑर्गेनाइजेशन का अंदर वाला डिसीजन है कि अभी हमको क्या चीज़ में इन्वेस्ट करना है, किस तरह से काम करना है। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन के ऊपर, ठीक है, तो इसीलिए ये फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग से भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, अदर एरिया से भी लेते हैं, ताकि उसके लिए डिसीजन लिया जा सके। ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जनरली मैंडेटेड बाय लॉ, तो ये तो लॉ जैसे कंपनी के केस में है ना कि आपको ऑडिट करवाना है, तो ऑडिट करवाने के लिए तो वो तो आपको बनाना ही पड़ेगा सारा स्टेटमेंट्स ये सब, तो बाय लॉ टू एडहेयर टू एक्सटर्नल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स का भी पालन करना ही है ना, तो जो बता दिया गया है कि आप पे अगर ये अप्लाई होता है, जैसे लिस्टेड कंपनीज के ऊपर जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं, ऑडिटिंग का प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, इंटरनल ऑडिटिंग का भी अप्लाई होता है, तो उनको वो कंप्लाई करना पड़ेगा, वो मेन डायरेक्टर और जो भी ये सब इस तरह का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंडेटरी फॉर सर्टेन प्रेस्क्राइब कैटेगरीज ऑफ कंपनीज ओनली,
जो इसके अंदर आते हैं, है ना, जो प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं और जो इसमें प्रोडक्ट बनाते हैं और इस लिस्ट में आ जाएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो रूल्स में बताया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं, होमवर्क में लिख लीजिए थोड़ा, जिससे थोड़ा आप सर्च करें। कॉस्ट अकाउंटिंग किन कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग किन कंपनीज के लिए मैंडेटरी है। और एक और लिख लीजिए, इसका ऑडिटिंग भी, कॉस्ट ऑडिटिंग भी किन कंपनीज के लिए इंडिया में मैंडेटरी, कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ठीक है। थोड़ा देखेंगे तो आप एग्जाम्पल भी लिखिए, है ना, जैसे इसमें एग्जाम्पल हम नहीं लिखे, लेकिन आप लिखिएगा तब ना कि ये रूल है जिसके कारण इन कंपनीज पर अप्लाई होता है। तो एक दो लाइन भी लिख देंगे तो क्या होगा, आपका आंसर प्रैक्टिकल बनेगा, अच्छा लगेगा, है ना, ठीक है। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखिए, नो लीगल रिक्वायरमेंट, इसमें तो अभी वैसा कंपल्सन नहीं है। तो इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब हम लोग अपने हिसाब से मैनेजमेंट नीड्स के हिसाब को मीट करने के लिए इसको कर सकते हैं, है ना, जिस तरह से मतलब हमको इंफॉर्मेशन चाहिए उसको हम देख सकते हैं। फिर स्कोप ऑफ एनालिसिस, स्कोप क्या है इसमें एनालिसिस का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फोकस करता है टोटल ऑर्गेनाइजेशन पे, है ना, एक ही बार में, इसीलिए तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का बनाते हैं ना, ठीक है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में देखिए, इसमें ऑन कॉस्ट कंपोनेंट्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, इसमें कोई एक प्रोडक्ट का भी आप जान सकते हैं, है ना, अलग प्रोसेस अकाउंट जैसे बनता था, पढ़े थे ना कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ा, तो उसमें जैसे प्रोसेस अकाउंटिंग बनता था, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में मेनली आप जान सकते हैं। तो इसमें कॉस्ट पे ही मेनली फोकस किया जाता है, क्या कॉस्ट है, इसलिए तो नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ओवरऑल पता चलता है, और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या, एक प्रोडक्ट, एक सर्विस या जिस तरह का भी है आप उसका निकाल सकते हैं, है ना। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसका ब्रॉडर स्कोप है क्योंकि इसमें दोनों ही आ गए, फाइनेंशियल भी और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी आ गए, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी यूज आ जाता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा है ना, ठीक है। तो इसमें हम क्योंकि व्यापक तौर पे डिसीजन लेते हैं पूरे इंफॉर्मेशन को कंसीडर करते हुए, सारे इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसका हिंदी भी है नीचे, तो हिंदी में, ठीक है, तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं हिंदी का भी। ठीक है, तो इंग्लिश का भी अगर सिर्फ नोट्स रहता है तो उसको आजकल इतना टूल्स है कि उसको हम लोग हिंदी में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, एआई का मदद से, गूगल ट्रांसलेट है, मोबाइल में ही कुछ अब ऐप आने लग गया, आ रहा है ना ट्रांसलेट वाला ऐप, अच्छा न्यू मोबाइल जिनका होगा, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग यहीं रुकते हैं, थैंक यू।